चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता जो कक्षा आपका 12वीं है, जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हम इसको पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम दो तरीके से पढ़ रहे थे। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजनीति, अर्थव्यवस्था पर समाज को पढ़ेंगे, फिर उनके स्थानों के बारे में कुछ फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट यानी पेस्ट पर जो प्रश्न होंगे, जो चीज़ें उसको हम देखेंगे। तो उसी के क्रम में हमने हड़प्पा सभ्यता की राजनीति को पढ़ लिया था, अर्थशास्त्र को पढ़ लिया था। अर्थशास्त्र में हमने पशुपालन हुआ, कृषि हुआ, व्यापार हुआ, ठीक है, इनको हमने देख लिया था। समाज के बारे में भी हमने देख लिया था, जाति के बारे में देख लिया था, वर्ण के बारे में देख लिया था, नृत्य के बारे में देख लिया था, चित्रकला के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थानों के बारे में। जैसे हड़प्पा सभ्यता में तो लगभग भारत में 600, वहीं पाकिस्तान में 400 स्थल पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, जबकि हम सबको नहीं पढ़ सकते। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे स्थल जो भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो एमसीक्यू के लिए आपका क्या इम्पोर्टेंट होगा, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्लस कुछ डाटा हो गया, उससे संबंधित हो गया, कोई डाटा हो गया, वो जानेंगे क्योंकि वो वेरी शॉर्ट्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। वहीं पर अगर कुछ उस स्थान से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट हो गया तो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अब देखेंगे। तो हमने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब के बारे में हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, जिससे अगर बोर्ड में 12वीं में अगर प्रश्न बनता है तो आप इन सभी टॉपिकों को आप क्या करें, आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए इन चीज़ों का स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में हम जो है अपना स्टार्ट मोहनजोदड़ो से करते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से देखिए, मोहनजोदड़ो का कभी कभी एमसीक्यू में एक उसका अर्थ पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या है। तो एक बात जानिए, जो मोहनजोदड़ो है उसको कहते हैं मुर्दों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो हमारा है, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं। ठीक है, मुर्दों का टीला करते हैं, टीला हम इसको कहते हैं। अब मोहनजोदड़ो में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ने का है। देखिए, मोहनजोदड़ो में तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है, अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट में जैसे कि मोहनजोदड़ो में आपको स्नानागार देखने को मिलेगा, स्नानागार है। ठीक है, वहीं पर आपको एक अन्नागार मिल जाएगा, अन्नागार आपको देखने को मिल जाएगा। अन्नागार यानी जहाँ पर वो अपने अनाजों को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, और अन्नागार, और यहीं पर मोहनजोदड़ो में आपको लगभग 600 कुएं मिल जाएंगे। उसके साथ साथ फैक्ट की अगर बात करें तो अन्नागार में, मोहनजोदड़ो को अगर आपने पढ़ा होगा तो मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर आपको यहाँ पर क्या स्टैंप मिले हैं। जो स्टैंप होता है ना, मोहर स्टैंप, आपको यहीं पर मिले हैं। और अन्नागार, ये जो मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, सुरक्षित है। एक सेकंड जरूर, क्या ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था तो उस समय लोगों को इस सभ्यता के बारे में जो कि जानकारी नहीं थी। तो उसके बहुत से ईंटें जो हैं औपनिवेशिक शासन काल में, यानी अंग्रेजों के शासन काल में, उनके मकानों को, उनको भवनों को तोड़ा गया, उनकी ईंटों को निकाल कर रेल निर्माण में उनका प्रयोग किया गया, अन्य चीज़ों में उपयोग किया गया। बहुत से चीज़ें क्या ईंटों की चोरी हो गए, ये सारी चीज़ें हो गया। लेकिन उसके हड़प्पा की तुलना में जो मोहनजोदड़ो है ज़्यादा सुरक्षित है। तो हड़प्पा में सभी चीज़ों का ध्यान,
मोहनजोदड़ो में आप इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो आपको स्नानागार मिलेगा, आपको अन्नागार मिलेगा, प्लस 600 कुएं भी हैं। सर्वाधिक स्टैंप मोहनजोदड़ो में पाया गया, जबकि हड़प्पा सभ्यता की तुलना में सबसे ज्यादा सुरक्षित एवं सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा विशेष यही स्थान है। सबसे ज्यादा विशेष जो है यही स्थान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो आपका ये स्थल है, ऐसा स्थल है जहां पर हमको सुव्यवस्थित नगर नियोजन हमको देखने को मिलता है, यानी नगर नियोजन देखने को मिलता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको मोहनजोदड़ो से लॉन्ग प्रश्न इसमें आपका क्या पूछ देता कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय नियोजन का बताएं, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बता सकते हैं कि नगरीय नियोजन में पक्के सड़कें, पक्के मकान, स्नानागार, अन्नागार, 600 कुएं, बड़े पैमाने पर स्टंप मिलना और अत्यधिक रूप से सुरक्षित होना, फिर इसकी संरचना को इस प्रकार थी, दुर्ग फिर निचला शहर, दोनों को अलग से घेरना, फिर एक साथ दोनों को कुछ इस प्रकार आकृति से घेरना, सड़कें जो होते थे समकोण पर काटते थे, ये सारे क्या मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हैं और हड़प्पा सभ्यता की कहीं ना कहीं ये विशेषताएं हैं। ठीक है, अब बात करें मोहनजोदड़ो जो है ये आखिर ये किधर है और कहाँ पाया जाता है। देखिए आप इसके बारे में कुछ फैक्टुअल जानकारी आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ा चुका कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम इसकी जानकारी इन्होंने दी थी। और कुछ चीज़ों को मैंने बता दिया कि जॉन मार्शल 1921 में इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, ये भी आप लोग को मालूम चल गया। और जो है और राखालदास बनर्जी आप इसका नाम याद रखिएगा। एमसीक्यू में देखिए ये सारे एमसीक्यू के लिए राखल दास बनर्जी, राखालदास बनर्जी हैं जिन्होंने इस मोहनजोदड़ो के स्थान की खुदाई की, खुदाई या खोज की। ये एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, यह क्या है आपका एमसीक्यू के लिए, इसको या ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग के लिए क्या विशेषता पूछ सकते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का अगर जिक्र कर देंगे आप शब्दों में लिख कर तकरीबन 250 शब्दों में, 250 या 150 शब्दों में जो लॉन्ग या शॉर्ट में आता है, आपको 6 से 10 नंबर के प्रश्नों में आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत कठिन नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत कठिन ये टॉपिक आपका नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को क्या समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मोहनजोदड़ो में कुछ खास नहीं है, आपने पढ़ लिया। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो खरोष्ठी लिपि थी। लिपि की बात करें, लिपि खरोष्ठी लिपि, ठीक है, ये इनकी लिपियां थी। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने और शॉर्ट नोट के रूप में इसका आप रिवीजन कर लें। ठीक है, आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड हट जाऊं। चलिए ठीक है, तो हमने मोहनजोदड़ो को देख लिया। अब मोहनजोदड़ो के बाद जो है हमारा अगला स्थल है लोथल। लोथल के बारे में अब हम जान लेते हैं कि लोथल क्या है, कैसा है। इस स्थान के बाद देखिए जो लोथल है ये मोहनजोदड़ो के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बाद सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है आपका ये लोथल है। क्योंकि देखिए हड़प्पा से, जैसे मैंने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता में कई सारे स्थल पाए गए हैं, ये जरूर आप सभी स्थलों के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्थल है जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, राखीगढ़ी हुआ, धौलावीरा हुआ, इन सब के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी रखिएगा। और ये जो जानकारी है ये फैक्ट के आधार पर रखिएगा। क्यों फैक्ट के आधार पे? क्योंकि अगर फैक्ट के आधार पर रखेंगे तो एमसीक्यू में ही पूछेगा आपका। ठीक है, एमसीक्यू के रूप में ही पूछेगा। तो बात करते हैं लोथल। देखिए
लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात राज्य। लोथल जो है आपका ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ये एक बंदरगाह है जो गुजरात लोथल है। इसके बाद फैक्ट आप जान लीजिएगा। फैक्ट पहला, बंदरगाह, यह बंदरगाह यानी जिसे मैंने आपको व्यापार में पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश व्यापार जल मार्गों से था। दोनों तरह से व्यापार करते थे, स्थल मार्ग भी था, जल मार्ग भी था, लेकिन सर्वाधिक जो व्यापार होता था उनका किससे होता था, वो स्थल मार्गों से होता था। तो ये जो लोथल था जो कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में है, ये आपका लोथल। तो यहाँ पे एक बंदरगाह था जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो नाव आते थे, लगते थे, यहाँ से छूटते थे, और यहाँ से क्या अन्य देशों के साथ, जैसे मिस्र हुआ, मेसोपोटामिया हो गया, अन्य ओमान हुआ, इन सभी सभ्यताओं के साथ क्या करते थे, इन सभी क्षेत्रों के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार करती थी। तो लोथल का आप ही एक फैक्ट याद रखिएगा। पहला, कि बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ये पूछ लेता है स्थान के बारे में। तीसरा फैक्ट इससे जान ले लिए कि एम आर राव ने एम आर राव ने खुदाई या खोज की, ठीक है, यानी एम आर राव ने इसका क्या खुदाई कर लो या खोज की। कभी प्रश्न ऐसा दे सकता है कि लोथल की खुदाई किसने की, या लोथल के खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो किसको जाता है, एम एन राव को जाता है। आप इस बात को एमसीक्यू के, मैं फैक्ट जो लिखवा रहा हूँ ना, ये एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है इन स्थानों के बारे में, ठीक है। तो लोथल में आप इतना ही जानिए, लोथल में बड़े पैमाने पर कारखाने मतलब उस समय के छोटे मोटे जो शिल्प निर्माण के कार्य भी होते थे, या आप ऐसा लिख सकते हैं, चौथा पाए, शिल्प निर्माण कार्य, ठीक है। इसको चाहे भी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अब हम आते हैं अपने दूसरे दो स्थान तो हमने देख लिया, मोहनजोदड़ो और लोथल। तीसरे स्थान की बात आते हैं कालीबंगा। देखिए कालीबंगा, देखिए कालीबंगा जो है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है, आप कुछ डाटा जान लेते हैं, क्योंकि जितने भी स्थान के बारे में हम देखेंगे ये क्या होंगे, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो काली जो बंगा है वो राजस्थान में पड़ता है आपका, काली बंगा। फैक्ट इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, फैक्ट्स या डाटा। पहला लिख सकते हैं राजस्थान में, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि कालीबंगा जो है वर्तमान किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। दूसरा, ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान में कालीबंगा का शताब्दिक अर्थ होता है चूड़ियों का गढ़ या चूड़ियों का क्षेत्र। काली, ठीक है, कालीबंगा का शताब्दिक अर्थ होता है चूड़ियों का क्षेत्र या काली चूड़ियों का क्षेत्र होता है, इसलिए इसको कालीबंगा का, जैसे मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, वहीं पर कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियों का क्षेत्र। तीसरा, जो कालीबंगा है ये आपके कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पूजा पाठ के बर्तन, जो आपके पूजा पाठ के बर्तन हो गया, पूजा पाठ के बर्तन हो गया, बर्तन हो गया, खिलौने हो गया, खिलौने आपका हो गया। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं उसके चूड़ियाँ हो गए, मिट्टी की मूर्तियाँ हो गए, मिट्टी की मूर्तियाँ हो गई, चूड़ियाँ हो गई, चूड़ियाँ हो गया, या आप कह लो सौंदर्य
प्रसाधन के लिए ये स्थान कालीबंगा प्रसिद्ध था उस समय के। यानी जैसे मिट्टी के खिलौने हो गए, पूजा पाठ के बर्तन हो गए, या अन्य बर्तन हो गए, मूर्तियां हो गए, चूड़ियां हो गए, सुंदर प्रसाद आदि के लिए क्या कालीबंगा जो है ये प्रसिद्ध था। और ये कहाँ पड़ता था? वर्तमान आपको राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी चीजों को इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान रखिए। राजस्थान में चूड़ियों का क्षेत्र इन चीजों के लिए प्रसिद्ध था। अब इसके बाद अब बात करने वाले हम राखी गढ़ी के बारे में। देखिए, राखी गढ़ी हरियाणा क्षेत्र में यह पाया गया है। जो आपका राखी गढ़ी है यह हरियाणा में पाया गया है। राखी गढ़ी से मिट्टी के हल के साक्ष्य तथा जो आपका राखी गढ़ी है जो राजस्थान राखी गढ़ी जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ये जो है ना यहाँ पर हमको कांसे के रथ मिले हैं तथा मिट्टी के जो खिलौने वाले जो हल है ना वो हमें मिल रहे हैं, मिट्टी के हल हमको मिले हैं। ठीक, तो मैं यहाँ राखी गढ़ी के बारे में अगर मैं लिख दूं तो राखी गढ़ी, इसके राखी गढ़ी अगर फैक्ट की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, कुछ डाटा की बात करें तो पहला ये जो है आपका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। दूसरा यहाँ पे क्या कांसे के रथ, कांसे के रथ, हालांकि एक खिलौना था। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी के हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य। ठीक है, और चौथा आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक का कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, राखी गढ़ी हरियाणा एक मुर्दा है, एक और इसके साथ साथ इसमें क्या है, यहाँ पर जो है एक मुद्रा मिला है, मुद्रा। एक मुद्रा मिला है जिसपे क्या हड़प्पाई लिपि के लेख अंकित है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा जैसे यानी सिक्कों को कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन अब मिला है जिसपे क्या हड़प्पाई एक लेख के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इसपे आप लिख सकते हो मुद्रा मिला है जिस पर हड़प्पाई लिपि के लेख। आप लिख सकते हैं हालांकि, हालांकि हालांकि सिक्कों का साक्ष्य नहीं मिला है, सिक्कों के साक्ष्य नहीं, सिक्कों के साक्ष्य नहीं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, राखी गढ़ी हो गया। अब सुतकोडरा के बारे में जानते हैं। एक स्थान है जिसका नाम है सुतकोडरा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए, जितने भी मैं चीजें आपको लिखवा रहा हूँ एक या दो नंबर के ही चीजें के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला स्थान है सुतका सुतका गंडोरा। अब इसके बारे में कुछ है फैक्ट और डाटा आप लिख सकते हैं। पहला सुतकोडरा का कुछ फैक्ट और डाटा लिखते हैं। ये कराची में है, कराची। ये क्या कराची में है। दूसरा बंदर
बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है। तीसरा ये जो है, ये जो सुतकोंड्रा है, ये क्या बेबीलोनिया से व्यापार होता था। बेबी लो बेबीलोनिया नाम का एक क्षेत्र, एक सभ्यता है, जिनके साथ क्या होता था, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, ठीक है। तो इसके बाद आप इतना जान लीजिए। उसके बाद रोपण, ठीक है, यह हो गया। अब आगे एक क्षेत्र के बारे में लिखवा दूं, रोपण के बारे में। रोपण रोपण इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट डाटा देखिए, रोपण ये जो है आपका पंजाब में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। पंजाब में स्थित मिट्टी के बर्तन, आभूषण एवं तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ पर क्या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली इधर आप, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी एवं आभूषण भी मिले हैं। आप ये भी तीसरा पॉइंट नोट करिए, आभूषण, आभूषण, ठीक है, आभूषण। तो यानी ये जो सुत का गेंडोरा और रोपण है, ये ऐसे दो स्थान है जहां पर आप कुछ तीन फैक्ट याद कर लीजिए। ये जो है आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है, तो रोपण से मिला है, और पड़ता कहाँ पे, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर ले। फिर एक और स्थान है, एक और स्थान है, आप इसके बारे में जान लें। इसका नाम है रंगपुर। ये जो है, ये कहाँ पड़ता है, ये जो है आपका रंगपुर जो है लोथल के करीब पड़ता है, यानी ये भी गुजरात में पड़ता है। तो इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहें, मैं नीचे लिख दूं इधर रंगपुर। अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें और डाटा की बात करें इसके बारे में, जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला ये लोथल के करीब है, लोथल के पास, कोष्टक में लिख सकते हैं गुजरात, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें कोई टॉपिक लिखना चाहे रंगपुर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे क्या जो कच्ची ईंटें हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी दुर्ग मिले सब पक्की ईंटों से बने हुए हैं, सब पक्की ईंटों से हैं। लेकिन ये जो कच्ची ईंटों से रंगपुर के दुर्ग बने हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो ले लो, हड़प्पा ले लो, कालीबंगा ले लो, लोथल, जितने भी दुर्ग हैं वो पक्की ईंटों से हैं, जबकि ये क्या कच्ची ईंटों से हैं। तो आप क्या है, रंगपुर में जो कि लोथल के पास है गुजरात में, कच्ची ईंटों के दुर्ग है, इसको याद कर लीजिए। रोपण जो कि पंजाब में है, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिला हुआ है। सुत का गेंडोरा जो है, ये बेबीलोनिया से इसका व्यापार होता था। इसके बंदरगाह है और कराची के पास है। तो हमने कुछ स्थानों के बारे में, जो प्रमुख स्थान थे, जैसे लोथल हुआ, राखीगढ़ी हुआ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हुआ, सुतगोंडा हुआ, रोपण हुआ, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और कोई टॉपिक तो छूटा नहीं है, आप देखें नहीं, ठीक है। अब शहर और नदी जान लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे शहर है जो कुछ नदी के सामने स्थित है, तो उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए ठीक है, और मैं इसको इरेज कर लूँ। देखिए, इसके साथ आप कुछ हम शहरों के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसा पूछ देता है कि ये जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हम इसको जो है एक नज़र इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। चलिए
चलिए अब आगे चलिए। कुछ मैं शहरों के नाम लिखा, शहर और नदी। हड़प्पा सभ्यता में क्या, शहर नदी। शहर की अगर हम बात करें तो जैसे मांडा है, मांडा है, मांडा जो है यह आपका जो है चिनाब नदी के पास स्थित है, चिनाब नदी के पास स्थित है। वहीं पर आलमगीरपुर जो यूपी के पश्चिम में पड़ता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो हिंडस नदी, हिंडस नदी के किनारे पड़ता है। उसके साथ दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद, जो दाइमाबाद है जो है आपका, जो दाइमाबाद है, ये जो दाइमाबाद जो है ये आपका गोदावरी नदी के पास, गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के पास पड़ता है। अब आगे देखते हैं जैसे कि सुतकोगंडरा जो है आपका, ये जो है ये सब सिंध नदी के पास पड़ता है। ये जो है आपका दशक नाम की, दशक नदी के पास पड़ता है। तो ये क्या है, कुछ शहर है, ये शहर है या नदी है, पूछ लेता है कि दाइमाबाद किस नदी किनारे है, तो आप लिख सकते हैं, देख सकते आप ऐसा, ठीक है। दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, आलमगीर हिंडस नदी किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, और सुतकोगेंडरा जो है दाशक नदी के किनारे आपका है, ठीक है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। तो हमने क्या फैक्ट और डाटा में हमने जो है, हमने क्या हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य मुख्य स्थल थे उन सभी स्थलों के बारे में हमने क्या, हमने जानकारी ले लिया, नदियों के बारे में देख लिया। अगर इन सब ये जो मैंने बताया आज के सेशन में, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए, तो ये हो गया। अब ये हो गया, हमें राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज सबने देख लिया, हमने कुछ स्थानों के बारे में देख लिया। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के पर, क्या आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन, अब हड़प्पा सभ्यता के पतन में दो पतन बताए, एक प्राकृतिक और एक क्रमिक। अब हड़प्पा सब मैं इसे लिख दूं, हड़प्पा का सभ्यता लिख दो, हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन में दो तरह के पतन बताए जाते हैं। पहला अचानक और अकस्मय पतन, अचानक पतन एक होता है, एक होता है क्रमिक पतन। दो पतन बताए जाते हैं। पहला, मैं इसको इधर से कर दूं, पहला अचानक लिख सकते हैं, या अचानक पतन, या इसको आकस्मिक। दूसरा क्या बताया जाता है, दूसरा दोस्तों क्रमिक पतन, ठीक है। दो पतन, एक अचानक पतन, एक क्रमिक पतन, दो तरह के पतन बताए जाते हैं। अब अचानक पतन में क्या हुआ, जैसे अचानक पतन में हो गया जैसे कि बाढ़ हो गया। अब इसमें क्या बताए जाते हैं, जैसे इसमें कुछ कारण बताए, जैसे
बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अकाल हो गया, भूकंप हो गया, नदी मार्ग में परिवर्तन होना, नदी मार्ग में परिवर्तन, ठीक, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। आर्यों के आक्रमण हो गया, आर्यों के आक्रमण हो गया। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इत्यादि कारण जो होते हैं, यह हड़प्पा से आकस्मिक पतन माने जाते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन दो पतन, एक क्रमिक, एक आकस्मिक, अचानक। अचानक में ये बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या बाढ़ आ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया होगा, या काल हुआ, भूकंप हो गया, आर्यों के आक्रमण हो गया, इत्यादि कारण बताए जाते हैं जो शायद ही क्या इसे हुए होंगे। लेकिन यह बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है, यह सर्वाधिक मान्य मत नहीं है। यानी हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित हुई थी वो तो हमने पढ़ता है, लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता का जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने सारे लोग थे, आखिर इनका पतन कैसे हुआ हम कोई नहीं जानते। यानी ये अचानक से आए इधर, ये अचानक से किधर आए, इतना ज्यादा विकास किया और ये न जाने किधर चले गए। यानी कब आए इसका जानकारी तो मिलती है, और गए भी इस समय वो उसकी भी जानकारी मिलती है, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा विकास कैसे किया, इनका पतन कैसे हो गया कोई, क्योंकि ये सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, आखिर इनका पतन कैसे हो गया इसका कोई जवाब नहीं, कोई नहीं आता। लेकिन ये बताया जाता है यदि ये सभ्यता पतन नहीं होती तो विश्व की सबसे प्राचीन एवं विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक रही होती वर्तमान समय में। तो दो कारण जो कि बताए जाते हैं। तो आपका अचानक पतन में, आकस्मिक पतन में आपका ये हो गया। और लिखें क्रमिक पतन। जो क्रमिक पतन है यह सर्वाधिक मान्य है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। या आपका जो आकस्मिक पतन में, ठीक है, तो आपका आकस्मिक पतन में ये सारे कारण आपके आते हैं, ठीक है। अब इसी के क्रम में हम जानते हैं क्रमिक पतन क्या है, क्योंकि ऐसा आकस्मिक पतन में ये सब चीजें हैं, प्राकृतिक कारण ही ज्यादा बताया गया है। अब जो क्रमिक पतन है ये थोड़ा सा मान्य है, थोड़ा सा तर्क दिया जाता है कि ये कारण रहे होंगे। हालांकि किसी को भी नहीं मालूम कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन हुआ तो किस कारण जो है इस सभ्यताओं का पतन हुआ, हम मात्र ना केवल कल्पना करते हैं। तो अब जब क्रमिक पतन को आइए हम पढ़ लेते हैं कि क्रमिक पतन को क्या कारण रहा होगा। देखिए क्रमिक पतन में क्या है, जैसे कि पर्यावरण असंतुलन, असंतुलन अधिक मान्य है। जैसे शहरों के पतन के साथ साथ आप आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जब इस सभ्यता का पतन होता है, जैसे मान लीजिए ये जो सभ्यता है, मैं मैप में बना के फिर बता देता हूँ। मान लीजिए सभ्यता है, मान लीजिए हमारा ये भारत है। अब ये भारत है तो पाकिस्तान का ये क्षेत्र है, अब ये क्या है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो कि ये सभ्यता जो थी, इन क्षेत्रों में कुछ इस तरह की त्रिकोणा आकार की ये क्या सभ्यता जो थी, कुछ इस तरह की सभ्यता थी।
अब इस जब सभ्यता का जब पतन होता है तो इसके जो आसपास के ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में निम्न ग्रामीण यानी निम्न ग्रामीण सभ्यता के अस्तित्व दिखाई लगता है। तो ऐसा माना जाता है कि क्या इस सभ्यता के लोग जब पतन होने लगता है तो धीरे धीरे वो सारे इन सभी क्षेत्रों से पलायन होकर इधर आते हैं कि दक्षिण की ओर जाते हैं। इसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जिस समय इन सभ्यताओं के इन लोगों का पतन होता है यानी समाप्त होता है इन क्षेत्रों में, गंगा के मैदान में या उसके आसपास के इधर क्षेत्रों में क्या नए सभ्यता और ग्रामीण सभ्यताओं के विकास के प्रमाण मिलते हैं, बसने के प्रमाण मिलते हैं। अब आगे देखिए, इसी संदर्भ में संस्कृति के निरंतर पर भी बल दिया गया, संस्कृति के निरंतरता पर भी बल दिया गया है। तो ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता था अंततः आपका समाप्त हो गया। अगर आप हड़प्पा सभ्यता में जो लॉन्ग प्रश्न है जो 10 नंबर का आपका आता है, अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं उसको बोल दूं, जैसे कि हड़प्पाई संस्कृति को संक्षेप में बताइए, 10 नंबर का है। आप लिख सकते हैं हड़प्पाई संस्कृति को संक्षेप में बताइए। ठीक है, हड़प्पाई संस्कृति को संक्षेप में बताइए, पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न हो गया हड़प्पाई कला के बारे में संक्षेप में बताएं। यहाँ पर संस्कृति पूछा है, यहाँ पर कला पूछा है। कला में क्या हो गया, जैसे नृत्य हो गया, मूर्ति हो गया, भवन निर्माण वो भी एक कला है ना, भवन हो गया, शिल्प हुआ, इसमें आप बर्तन भी ले सकते हैं, बर्तन भी लेते हैं, ये हो गया। संस्कृति में क्या हुआ, अन्य चीज़ों का आप ले सकते हैं, जैसे धार्मिक विश्वास, विचारधारा, कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कृति, इनकी संस्कृति इनकी परंपराओं के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। और आगे तीसरा पर सिंधु घाटी सभ्यता नगरी नगरी योजना संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरी चरण को निवेश प्रदान किया है, चर्चा कीजिए। या आप ऐसा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न अभी इस तरह से लिख दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करें। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय नियोजन है उसका वर्णन करें। जैसे मोहनजोदड़ो का आप उल्लेख कर सकते हैं, जो मैंने फैक्ट में लिखवाए हैं, इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो आपका हड़प्पा सभ्यता है और ये जो वीडियो लेक्चर है आपका समाप्त होता है। यदि दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और जो कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।